आज की कहानी ऐसे अपराध की कहानी है जिससे देश का हर कोना प्रभावित हुआ था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कहानी भारत में इतने बड़े स्कैम की कहानी है जिसने 1992 के हर्षद मेहता स्कैम को भी पीछे छोड़ दिया था। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, जिसने 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया था। कैसे एक रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाला आदमी इतना बड़ा घोटाला कर देता है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम का पंचनामा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। 29 जुलाई 1961 को कर्नाटक के बेलगांव में खानपुर में एक रेलवे कर्मचारी के घर अब्दुल करीम तेलगी का जन्म हुआ था। पिता के रेलवे कर्मचारी होने के कारण घर की कंडीशन ठीक ठाक ही थी। जब तेलगी 7 या 8 साल का हुआ तो उसके पिता का बीमारी के चलते देहांत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार की हालत बिगड़ गई और जीवन यापन के लिए उसका परिवार फल व मूंगफली की रेहड़ी लगाने लगा। परिवार को सहयोग करने के लिए अब्दुल करीम तेलगी भी रेलवे स्टेशन पर फलों का ठेला लगाने लगा। दिन भर फल बेचने के बाद इनका परिवार सिर्फ पेट भर खाना ही खा पाता था, क्योंकि उस स्टेशन पर वो फल बेचते थे वहां सिर्फ 12 ट्रेनें ही रुकती थी। करीम तेलगी को पढ़ने का भी बहुत शौक था, इसलिए उसने खानपुर के सर्वोदय विद्यालय में दाखिला ले लिया और फल बेचकर वह स्कूल की फीस भरता था। जैसे तैसे करके तेलगी ने बीकॉम तक की पढ़ाई कर ली और साथ ही छोटी मोटी कंपनियों में जॉब भी करने लगा। लेकिन करीम तेलगी कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने कई कंपनियों में ज्वाइनिंग भी की और रिजाइन भी कर दिया। इसी तरह वह काम के सिलसिले में मुंबई आ गया। यहाँ आकर उसने सऊदी अरब जाने की सोची, क्योंकि उसके साथ के कुछ लड़के वहां जॉब कर रहे थे जहां वो यहाँ के मुकाबले अच्छे पैसे कमा रहे थे। इसलिए वह भी सऊदी अरब चला गया और 7 साल तक काम किया, अच्छे पैसे भी जमा कर लिए। वहां उसने देखा कि खाड़ी देशों में बहुत सारे लोग आना चाहते थे, लेकिन कागजों की कमी के चलते वहां नहीं आ सकते थे। अब वह वापस मुंबई आ गया और उसने आकर अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की एजेंसी स्टार्ट कर दी और फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को सऊदी अरब भेजने का धंधा करने लगा। काफी समय तक बिना पकड़ में आए वह फर्जी पासपोर्ट का काम करता रहा। इससे उसका कारोबार बढ़ने लगा। अब वह वीजा और फर्जी इमिग्रेशन भी बेचने लगा। जिसका पासपोर्ट कहीं भी नहीं बनता था, अब्दुल करीम तेलगी कुछ घंटों में ही उसे तैयार कर देता था और इस पासपोर्ट की बदौलत लोग विदेशों में भी चले जाते थे। जब तेलगी का धंधा शिखर पर था तब किसी ने सरकारी एजेंसी को खबर कर दी और 1991 में पहली बार तेलगी जेल गया। तेलगी का जेल जाना भी उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। यहाँ उसे करोड़ों रुपए कमाने का आइडिया मिला। जेल में तेलगी की मुलाकात कलकत्ता के रामरतन सोनी से हुई, जो स्टाम्प पेपर का काम करता था। जेल में इन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और इसी दौरान रामरतन सोनी ने तेलगी को स्टाम्प पेपर के फर्जीवाड़े के बारे में बताया। उसने बताया कि इसमें रिस्क भी कम और पैसा भी ज्यादा है। तेलगी को रामरतन सोनी का ये आइडिया बहुत पसंद आया और जेल से बाहर आते ही स्टाम्प पेपर की प्लानिंग शुरू कर दी। वह रामरतन सोनी के साथ मिलकर एडेसिव और नॉन जुडिशियल स्टाम्प कमीशन पर बेचा करता था। कमाई अच्छी हो रही थी, लेकिन फिर भी तेलगी कुछ बड़ा करना चाहता था। वह स्टाम्प पेपर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करने लगा। सारी जानकारी जुटाने के बाद तेलगी स्टाम्प पेपर बेचने की लाइसेंस प्राप्त करता है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उस पर कोई शक न करे और वह आसानी से स्टाम्प पेपर बेच सके। अब उसे स्टाम्प पेपर छापने के लिए मशीन की जरूरत थी। बाहर से मशीन मिलना नामुमकिन था, इसलिए उसने पता लगाया कि जहां भारत के स्टाम्प पेपर प्रिंट करने की फैक्ट्री है वो खराब मशीनों की नीलामी करते हैं। नीलामी से जुड़ी सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी जुटाने लगा। जानकारी लेने के बाद तेलगी भी खराब मशीनों की बोली लगाने लगता है और औरों से ऊंची बोली लगाकर खराब मशीनों को खरीद लेता है और कुछ एक्सपर्ट की मदद से वह खराब मशीनों को ठीक करवाता है और साथ ही मशीन में यूज होने वाले पेपर और दूसरे मटेरियल को भी हासिल कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सब हासिल करने में तेलगी की फैक्ट्री में ही काम करने वाले किसी बड़े अधिकारी ने एक बड़ी रकम के बदले तेलगी की मदद की थी। धीरे धीरे तेलगी ने अपनी एक गुप्त फैक्ट्री में स्टाम्प पेपर छापने का काम शुरू कर दिया। फिर असली स्टाम्प पेपर के साथ अपने नकली स्टाम्प पेपर बेचना शुरू कर दिया। नकली पेपर का कारोबार बढ़ने लगा। अब उसने फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ लड़के भी रख लिए और नकली स्टाम्प पेपर की सप्लाई पूरे देश में होने लगी। ये बात जानकर तो आपको और भी हैरानी होगी कि उसने देश के करीब 350 MBA के छात्रों को नौकरी पर रखा। उनका काम था बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस से लेकर सरकारी ऑफिस तक करीम तेलगी के स्टाम्प पेपर बेचने की सेटिंग करना। तेलगी के नकली स्टाम्प पेपर बिल्कुल असली लगते थे और वह दूसरों से कम दाम में अपने स्टाम्प पेपर बेचता था। इस कारण उसके ग्राहक भी बढ़ने लगे। 1992 के बाद अगले 7 सालों तक भारत सरकार के प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत आने वाली जितनी भी खराब मशीनें रद्दी में बिकने को आती, उन्हें अब्दुल करीम तेलगी बहुत ऊंचे दाम देकर खरीद लेता और फिर से ठीक करवाकर गुप्त तरीके से स्टाम्प पेपर प्रिंट करता। तेलगी का कारोबार इतना बढ़ गया था कि उसने पैसे के बल पर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद लिया था और वह फैक्ट्री की सही मशीनों को भी खराब घोषित करवाकर उन्हें खरीद लेता था। इस तरह उसका कारोबार इतना बढ़ गया था कि भारत के 25 राज्यों में उसके स्टाम्प पेपर बिकने लगे। लगभग 70 के आसपास शहरों में कोर्ट से लेकर सरकारी ऑफिसों में काम तेलगी के नकली स्टाम्प पेपर पर होने लगा, बिना किसी को भनक लगे। अगले 4-5 सालों में तेलगी के पास इतना पैसा हो गया कि वह अब
अधिकारियों को घूस देने के बजाय हर महीने मोटी तनख्वाह देने लगा। बदले में वो अधिकारी ये फर्जी स्टाम्प पेपर हर जगह पहुंचाने लगे। वह इतना शातिर था कि उसने असली स्टाम्प पेपर की सॉर्टिंग करना भी शुरू कर दी ताकि उसके पेपर आसानी से ज्यादा बिके। इस तरह नकली स्टाम्प पेपर भारत के लगभग हर कोने में पहुंच गए और दोगुनी रफ्तार से बिकने लगे। तेलगी पर अब तक कई मुकदमे भी हो चुके थे, लेकिन पैसे के बल पर वह आला अधिकारियों की मदद से वह हर बार बच जाता। लेकिन 2001 में वह आखिर पुलिस की पकड़ में आ ही गया। कहा जाता है कि बेंगलोर पुलिस को एक टिप मिली थी कि एक चौकी ने ट्रक पकड़ा है जिसमें सिर्फ स्टाम्प पेपर भरी हुई है और ट्रक और कुछ आदमियों को कब्जे में लिया है। शुरुआत में पुलिस ने सोचा कि ये चोरी के स्टाम्प हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो उनको समझ में आया कि यह खेल बहुत बड़ा है। इसके लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। अब एक के बाद एक गिरफ्तारियां शुरू हो गई और आखिर में सबके तार तेलगी से जुड़ रहे थे। इस बात की खबर तेलगी को भी लग चुकी थी कि पुलिस अब उसके पीछे है, इसलिए वह अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को खबर मिली कि तेलगी अजमेर शरीफ जा रहा है। पुलिस ने मौके का फायदा उठाकर तेलगी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी होने के बाद अब जांच आगे बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। तेलगी लगभग 8 सालों से ये नकली स्टाम्प पेपर का काम कर रहा था। जांच में तेलगी ने बताया कि 1992 में रामरतन सोनी के साथ मिलकर उसने स्टाम्प पेपर बेचने का लाइसेंस प्राप्त किया और उस लाइसेंस के दम पर उसने असली स्टाम्प पेपर के साथ नकली स्टाम्प पेपर को बेचना शुरू कर दिया, जिससे अच्छी कमाई हुई। फिर सही प्रिंट मशीनों को खराब घोषित करवाकर नीलामी में खरीद लेता और नकली स्टाम्प पेपर पूरे देश में फैला दिए। 1995 के बाद रामरतन सोनी के साथ विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए। उसके बाद से वह अकेला ही इस काम को संभाल रहा था। तेलगी इस पूरी जांच में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा था, तो पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लेकर तेलगी का नार्को टेस्ट करवाया, जिसमें यह बात सामने आई कि इस घोटाले में वह अकेला नहीं है। इस घोटाले में कई राजनेता और आला अधिकारी भी शामिल है। जांच से जुड़े एसआईटी के एक अधिकारी की मौत हो गई और उसके बाद सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई जांच में कुछ ज्यादा खुलासा नहीं कर पाई। जांच सिर्फ तेलगी के आसपास ही चलती रही और जिन राजनेताओं और आला अधिकारियों के नाम तेलगी ने लिया था उन सबको इस जांच से अलग कर दिया गया। सीबीआई ने जांच में बताया कि तेलगी का बिजनेस देश के 25 राज्यों के 70 शहरों में फैला हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट तेलगी से जुड़े मिले, जिनमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। सीबीआई ने इस घोटाले से जुड़ी रकम को 22,000 करोड़ से ज्यादा की बताई। तब तक का यह घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था। कई जानकार ये भी बताते हैं कि यह घोटाला 22,000 करोड़ का नहीं, 8 सालों में हुए स्कैम की राशि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास थी। पूरी जांच पड़ताल के बाद तेलगी को 2006 में 30 साल की सजा सुनाई गई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तेलगी के साथ अन्य 6 लोगों को भी सजा सुनाई गई। तेलगी को बेंगलोर की ही जेल में रखा गया था। गिरफ्तारी के बाद 16 साल बाद जेल में रहते ही 26 अक्टूबर 1917 को तेलगी की मौत हो गई। तेलगी की मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेल बताया गया, लेकिन तेलगी के वकील का कहना था कि इस पूरे घोटाले में तेलगी सिर्फ एक प्यादा था। इस खेल में कई राजनेता भी शामिल और एक साजिश के तहत पहले तेलगी को जेल में एड्स संक्रमित सुई लगाई गई, जिसके कारण वह बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। 2001 में पहली गिरफ्तारी के बाद तेलगी का मेडिकल जांच कराने वाले अधिकारी ने दावा किया था कि 2001 में ही पुष्टि हो गई थी कि तेलगी को एड्स है। ताजुब की बात यह थी कि भले ही तेलगी ने इतना बड़ा घोटाला किया, लेकिन सरकारी एजेंसी ने इसका आधा पैसा भी जब्त नहीं किया, क्योंकि पैसे कभी भी सरकारी एजेंसियों के हाथ लगे ही नहीं। कई बार जांच में जब तेलगी की कुल संपत्ति पूछी तो वह नहीं बता पाया कि उसके पास कितने पैसे हैं। वह अपने ज्यादातर पैसे बोरियों में भरकर रखता था, इसलिए जब भी उससे पूरे पैसे पूछे जाते तो वह बताता कि उसके पास कितनी बोरियां हैं, क्योंकि उसने अपने पैसे कभी गिने ही नहीं। तेलगी के साथ एक पुलिस वाले को भी गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसकी सैलरी 9,000 रुपए थी, लेकिन जब जांच हुई तो उसके पास 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति के कागजात मिले। ये सारे पैसे घूस के तौर पर तेलगी ने उसे दिए थे। इस बात से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि करीम तेलगी के पास कितनी संपत्ति रही होगी। एक जेल अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि जेल में तेलगी के पास हर तरह की सुख सुविधाएं थी। कहा जाता है कि एक रात बार में नाचने वाले बार डांसर पर तेलगी ने 93 लाख रुपए उछाल दिए थे। 2017 में जब तेलगी की मृत्यु हुई तो उस पर चल रहे सभी मुकदमों को खारिज कर दिया गया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया और स्टाम्प पेपर के हुए इस घोटाले को सरकार ने मान्यता दे दी, क्योंकि देश के हर हिस्से में स्टाम्प पेपर पर होने वाला काम दोबारा से करवाना और नकली और असली स्टाम्प की पहचान करवाना बेहद मुश्किल काम था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अब्दुल करीम तेलगी की। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा घोटाला अकेले तेलगी ने किया था या इसमें बड़े राजनेता भी शामिल थे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अब मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।